कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार की। अब की बार 3 लाख के पार। कहीं सांस के लिए जिंदगी जंग लड़ रही है, कहीं टेस्ट के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, कहीं ऑक्सीजन लीक हो जाने से 22 जिंदगियों की आखिरी उम्मीद भी सुहा हो गई। तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन यही इस वक्त का सबसे बड़ा सच है। कोरोना तांडव मचा रहा है। हर बढ़ते दिन के साथ ये हर घर को अपना घर बना रहा है। भारत में कोरोना वायरस, बेड्स, दवा और ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मचा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में देश में पहली बार 3 लाख के पार केस आए। बुधवार को देश में आए कोरोना मरीजों की संख्या ने विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों में कुल 3,15,478 मामले सामने आए। इस बार आई कोरोना मरीजों की संख्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले अमेरिका में 8 जनवरी को 3,07,581 केस सामने आए थे। महाराष्ट्र के नासिक जिले में 6,257 नए मामले सामने आए। संक्रमण के मामले बढ़कर अब 2,81,877 हो गए हैं। वहीं 90 मरीजों की मौत हो गई है। पंजाब की अगर बात करें तो वहां 4,970 नए मामले सामने आए और संक्रमण के मामले बढ़कर अब 3,14,269 हो गए। वहीं संक्रमण से 69 मरीजों की मौत भी हो गई है। अब ये मृतकों का संख्या जो है वो 8,114 हो गई। वहीं अगर दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 24,638 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 9,30,179 हो गई है। जबकि 249 कोरोना मरीजों की मौत होने के बाद कोविड महामारी से मरने वालों की तादाद 12,887 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में संक्रमण की दर 31.28% है, जो कि काफी डराने वाली है। बात यूपी की भी करेंगे, जहां यूपी में बुधवार को कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं इस महामारी ने 187 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि राज्य में बुधवार को 14,198 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी हुए। यूपी सरकार की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 33,214 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 94,2511 हो गई, जबकि राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10,346 हो गई। यूपी में कोरोना की कुल एक्टिव केस 2,42,265 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,14,835 नए केस पिछले 24 घंटे में आए, जो कि काफी डराने वाले हैं। हम लगातार इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ गया है। आपको उस चर्चा पैनल से सबसे पहले परिचय करा दें। हमारे साथ जावेद अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता, लखनऊ से जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए हैं। हम सबसे पहले हम अपने गेस्ट के पास आएंगे, उससे पहले आपको बता दें जो पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े हैं 3 लाख के पार हो गए हैं। अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है भारत, जहां पर एक दिन में 3 लाख से ज्यादा के संक्रमित केस आए हैं। लगातार स्थिति भयावह होती जा रही है। लोगों के पास बेड नहीं है, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, लेकिन नतीजा जमीन स्तर पर अगर देखें तो कुछ भी निकलकर सामने नहीं आ रहा। सरकार कहती है हॉस्पिटल में बेड बढ़ाए गए हैं, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, चाहे वो जो आपातकालीन बेड बनाए गए हैं हॉस्पिटल उनकी बात करें, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग परेशान हैं। अब सरकार ने भी कहा है कि अब आप होम आइसोलेशन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद एक फरमान और आता है कि जो ऑक्सीजन है उत्तर प्रदेश में वो अस्पतालों को दी जाएगी, निजी इंडिविजुअल ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। मतलब कि आपकी जान जोखिम में है। एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर आरती लाल चंदानी, पूर्व आईएमए अध्यक्ष हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं प्रदीप विश्वकर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रदीप जी, जिस तरह से लगातार आज 24 घंटे में 3 लाख से
ज्यादा केस आए हैं, किस तरह से देखा जाए कि आने वाले वक्त में यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और भी ये तस्वीर भयावह हो सकती है? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये तस्वीर बहुत ही भयानक है और इसमें आंकड़े लगातार इजाफा हो रहे हैं, आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछली बार जब ये कोरोना की लहर उठी थी तो उस समय आखिरी जो था वो 97,000 केस इसमें आए थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 3 लाख के पार हो चला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोदी सरकार कोई टारगेट सेट करती है तो उसको अचीव करती है। उत्तर प्रदेश में 2017 में चुनाव हुआ, योगी सरकार के बनाने के लिए मोदी जी ने टारगेट तय किया कि अब की बार 300 के पार और 325 का टारगेट यहां पर प्राप्त किया गया। कोलकाता में टारगेट रखा गया अब की बार 200 के पार, बिहार में टारगेट रखा गया उसको पूरा किया गया। देश में जहां भी चुनाव होते हैं वो टारगेट रख करके उसको पूरा किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कोरोना के जो इतने बड़े केसेस हो रहे हैं, इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए कोई टारगेट क्यों नहीं बना और क्यों नहीं उसको अचीव किया जा रहा है। ये बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी है कि आखिर पूरे देश में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और दवाइयों की सप्लाई की कमी है, क्यों इसको टारगेट लेकर के इसको पूरा नहीं किया जा सका। हमारे साथ में मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर लाल चंदानी जी के पास चलते हैं। डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी क्यों आई, पहले क्यों नहीं तैयारी की। देखिए, दुनिया में किसी को नहीं पता था, ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। भगवान हो तो भगवान को भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, तो इंसान को क्या पता होगा। तो ये बिल्कुल नहीं पता था। और लोग कहते हैं ऑक्सीजन की तैयारी क्यों नहीं की। कोई क्या इतने हजारों लाखों सिलेंडर लेके क्या हॉस्पिटल में स्टोर करेगा? कभी आज तक ऑक्सीजन की कमी पूरे भारत में किसी स्टेट में कहीं नहीं आई, किसी अस्पताल में नहीं आई। पर्याप्त ऑक्सीजन हमेशा था। इंडिया में किसी अस्पताल में ऑक्सीजन कमी नहीं आती। और तो कोई कैसे सोच सकता है, लोग कह रहे पहले क्यों नहीं, तो पहले क्या हजारों सिलेंडर लेके रख लेते, क्या कहाँ रख लेते और क्यों रख लेते, क्या रेमडेसिविर क्या ले लेके रख लेते, किस काम का, सब बेकार। तो ये चीजें, ये तो इवेंचुअलिटी है, ये एक आपदा है, ये एक अनफोर्सीन, ये एक नेचुरल कैलेमिटी की तरह है। किसी को दोष दे ही नहीं सकते। ये बहुत मुझे बुरा लगता है। रुकिए, मैं जी आरती जी, एक बात ये पूछना चाहूंगा आपसे, अगर फर्स्ट वेव में जब शुरुआत हुई थी कोरोना की पिछले वर्ष, उस वक्त भी ऑक्सीजन की मारामारी थी लेकिन इतनी किल्लत नहीं थी। उसके बाद जब ये सेकेंड वेव आई, उसके पहले भी ऑक्सीजन की किल्लत नजर आई और हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि आने वाले कुछ समय बहुत खतरनाक हो सकते हैं। क्या सरकार पहले से इसकी तैयारी नहीं कर सकती थी? जब इंडस्ट्री को बोला गया कि आप अपनी ऑक्सीजन बंद कर दीजिए, अब ऑक्सीजन जो इंडस्ट्री है वो सप्लाई कर रही, चाहे वो टाटा की बात करें, चाहे जिंदल ग्रुप की बात करें, चाहे रिलायंस की बात करें, ये काम पहले नहीं हो सकता था? तो ये बहुत गलत बात है। इससे हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे कोरोना के खिलाफ। हमको मिलके एकजुट होना है और जो तैयारी है उसमें ही जो बेस्ट कर पाए और पूरा करने के लिए रात दिन, क्या हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सारे नेता, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, शासन पूरे देश भर में लगा है। हमें सहयोग करना चाहिए। क्रिटिसिज्म में एक मिनट बर्बाद नहीं करना चाहिए। डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी, डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास आऊंगा, तमाम सवाल है हमारे पास में। हम अपने दूसरे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। शबनम पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शबनम पांडे जी, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के 3 चीजों का संज्ञान लिया और कल फिर इस पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई, बेड और दवा की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु होती है तो उसको क्राइम समझा जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर हमारे न्यायालय इस पे संज्ञान लेते हैं तो वो उनका काम है। निश्चित तौर पे देश हित में उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। इस पर मेरी टिप्पणी कोई विशेष नहीं है। लेकिन जहां तक अभी हमारी डॉक्टर साहिबा बता रही थी, ये निश्चित तौर पे सही है। बहुत से लोग बार बार कर रहे हैं, साल भर में सरकार ने ये नहीं कर लिया, वो नहीं कर लिया। तो देखिए, हर सदी में एक पेंडेमिक आता है। तो क्या पिछले 70 साल से इस सदी के पेंडेमिक की कोई तैयारी चल रही थी? मेरा भी प्रश्न है। क्योंकि एक साल में जादू की छड़ी चला के ऑक्सीजन की कमी और ये
बहुत से हमारे साथी ये भी कहते हैं 9,000 मेट्रिक टन क्यों विदेश भेजा करते थे। देखिए, ऑक्सीजन एक ऐसी चीज नहीं है जिसको स्टोरेज करके लंबे समय तक रखा जाता है। ना आज तक देश में रखा गया, ना आज रखा जाता है। तो उस वक्त जब नहीं उसकी जरूरत थी वो विदेशों में भेजा गया। आज जरूरत है तो सरकार ने 7,257 मेट्रिक टन प्रतिदिन 20 प्रदेशों में भेजने की जहां की मांग है, सरकार ने उसको कर दिया। सरकार लिक्विड ऑक्सीजन को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर तमाम प्रदेशों में भेजने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से इसका संक्रमण फैला है कोरोना का, ये पहले वेव में इतना बढ़ा हुआ संक्रमण दर नहीं था। तमाम हमारे चिकित्सक ये बता रहे हैं कि इस कोरोना का संक्रमण बहुत ही जबरदस्त है। ये अगर घर में कोई एक को होता है तो देखा जाता है घर के सभी व्यक्ति संक्रमित हो जाते हैं। अगर एक ऑफिस में हो रहा है तो तमाम लोग संक्रमित होते दिख रहे हैं। जिस तरीके से संक्रमण दर इसका बढ़ा है तो निश्चित तौर पे व्यवस्थाएं चरमराएंगी। विश्व का जो सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, विश्व के वो देश जो कि सबसे बेहतर माने जाते थे स्वास्थ्य सेवा में, औंधे मुंह गिर पड़े। हम तो बहुत पीछे थे स्वास्थ्य सेवा में, लेकिन फिर भी जिस तरीके से सरकार व्यवस्थाएं कर पाई, करती रही और आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी। हाँ, न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अच्छी बात है, क्योंकि निश्चित तौर पे आज हम सब द्रवित हैं। जिस तरीके से हमारी जनता, हमारे भाई बंधु जिस तरीके से आज पीड़ित है, हम सब द्रवित हैं। इसको मैं इनकार नहीं करती हूँ। और निश्चित तौर पे शॉर्टेज हो रही है क्योंकि उसकी वजह बहुत सारी है। आप कम से कम इसको स्वीकार करिए कि शॉर्टेज हो रही है। ये सभी लोग स्वीकार करेंगे। देखिए, हम धरातल पे काम करने वाले शॉर्टेज है, ये कोई नहीं डिनाई करता। नहीं, ठीक है। चंदानी जी, आपके पास दोबारा से आएंगे। हम जावेद अहमद साहब का रुख कर लेते हैं। जावेद अहमद साहब, क्या कहेंगे आप? एक मिनट के लिए प्रदीप जी रोकना चाहूंगा। लखनऊ से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सीएम योगी ने के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त, सीएम योगी ने के न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, लखनऊ से मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ के पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब निजी अस्पताल में बेड खाली होने पर सीधे भर्ती होंगे कोविड मरीज। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आज ही हमने इस खबर को चलाया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर को संज्ञान में लिया और मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ के पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया। अब निजी अस्पताल में बेड खाली होने पर सीधे भर्ती हो सकेंगे कोविड के मरीज। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने के न्यूज की खबर का संज्ञान लिया है और मरीजों की भर्ती के लिए जो सीएमओ के पत्र की अनिवार्यता थी उसको खत्म कर दिया है। अब निजी अस्पताल में भी बेड खाली होने पर जो कोविड के मरीज हैं वो भर्ती हो सकेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज ही के न्यूज ने यह खबर चलाई थी, जिसके बाद उस खबर को संज्ञान में लिया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मरीजों की भर्ती के लिए जो सीएमओ के पत्र की अनिवार्यता होती थी उसको खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद अब जो निजी अस्पताल हैं वहां पर बेड आसानी से मिल सकेंगे। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर राजेंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं सीएम योगी ने तुरंत इस बात को संज्ञान में लिया? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। इस पे बहुत दिनों से प्रयास जारी था, क्योंकि जिस तरीके से सीएमओ और वहाँ के स्टाफ भी कोविड पॉजिटिव होते जा रहे थे और वो मदद भी नहीं कर पा रहे थे और रजिस्ट्रेशन की वजह से वहाँ पे अनावश्यक भीड़ लगी रहती थी और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, इसकी अनिवार्यता खत्म होना बहुत आवश्यक था और ये बहुत सराहनीय कदम रहा सीएम योगी का। बहुत उनके ऊपर दबाव भी था और उनको ये करना था, ऐसा उन्होंने पहले भी कहा था। इससे कम से कम जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन था कि पहले वहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर जहाँ अवेलेबिलिटी होगी वो लोग वहाँ से रिकमेंड करेंगे, तो इससे मरीजों को बहुत आसानी हो जाएगी कि जहाँ पे भी उनको मालूम पड़ेगा अपने सोर्सेज से वो खुद भी जाके वहाँ पे एडमिट हो सकेंगे। जी राजेंद्र जी, के न्यूज ने लगातार इस खबर को दिखाया है, क्या लगता है के न्यूज की खबर का असर हुआ है? सीएम योगी ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया। के न्यूज की खबर का ही ये असर है। के न्यूज बराबर इस चीज को
इस चीज को बराबर कह रहा था और न्यूज चैनल भी कह रहे थे, मगर हमारा प्रमुख मुद्दा ही यही था। हमारी हर डिबेट में और डेली हम लोग इस बात को मुख्यमंत्री के सचिवालय में जो उनके निजी सचिव थे उनसे भी कह भी रहे थे और दिखा भी रहे थे, जनता का ओपिनियन भी ले रहे थे। तो के न्यूज की प्रमुखता से संज्ञान लिया गया है खबर का, तभी ये संभव हो सका है। जी, साथ ही साथ राजेंद्र जी एक खबर हमने और आज चलाई है, जो होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सरकार ने कहा है जो अस्पताल हैं उनको ही ऑक्सीजन की सप्लाई कराई जाएगी। क्या लगता है क्या अब सरकार ऐसा कोई और भी कदम उठा सकती है जिससे लोगों को राहत मिले, जो होम आइसोलेशन में उनको भी सिलेंडर उपलब्ध हो पाए? नहीं, होम आइसोलेशन देखिए ऐसा है कि होम आइसोलेशन में लोग क्या कर रहे थे कि सिलेंडर, खाली सिलेंडर का अरेंज करके भरवा के घर पे रख ले रहे थे। जिनको आवश्यकता नहीं भी थी वो भी एहतियातन रख ले रहे थे और जिनको एक्चुअल में रिक्वायरमेंट थी उनको मिल नहीं पा रहा था। तो सरकार ने उस पर ये कर दिया कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही उनका जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो तभी भर पाएगा, नहीं तो नहीं भरेगा। तो ये एक तरीके से उन पेशेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा जो क्रिटिकल हैं, जो हॉस्पिटलाइज हैं और उनको ऑक्सीजन की ज्यादा आवश्यकता थी, बजाय इसके कि कोई जो होम आइसोलेशन में है जिनका ऑक्सीजन SpO2 लेवल। शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। सीएम योगी ने हमारी खबर को संज्ञान में लिया और मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ के पत्र की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। हम वापस आएंगे अपनी चर्चा में, हम सीधे चलेंगे प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, क्या लगता है जिस तरह से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, आज खबर ये आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जो रैली थी उसको स्थगित कर दिया, वर्चुअल रैली करेंगे। क्या इसके पहले ही कदम नहीं उठाया जा सकता था, लगातार जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे? बिल्कुल ठीक करें आप, हम आएंगे आपके पास दोबारा से। आप बिल्कुल ठीक करें, हम जावेद साहब का रुख करेंगे। जावेद अहमद साहब, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं पहले। देखिए प्रदीप जी, निश्चित रूप से जो अभी बयान आए हैं, देखिए ये किस तरीके से आपने सीएमओ की रेफरल पर्ची पर मरीज को भर्ती करने का निर्णय लिया। सीएमओ के यहाँ से किस तरीके से गंभीर मरीजों को, यहाँ पर आपने किस तरीके से, कितने लोग इस कारण से मौत के मुंह में चले गए, इसका जिम्मेदार कौन है? आज आपने नया फरमान जारी कर दिया। अभी कहा गया कि लोग जबरदस्ती, अरे ऑक्सीजन कोई खाने की चीज नहीं है, आदमी मजबूरी में लेगा। अगर हम होम आइसोलेशन में है, गंभीर है, हमारा ऑक्सीजन लेवल अगर गिर चुका है, आप 40-45 पर है। आज आप स्थिति देखिए कि इसी लखनऊ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व पार्षद को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनको सिलेंडर नहीं उपलब्ध हो पाया, उन्होंने दम तोड़ दिया, उनको अस्पताल में बेड भी नहीं मिला। किस तरीके से केंद्र सरकार के मंत्री अपने भाई के लिए बेड के लिए गिलगिलाते रहे। आपने अस्पतालों को तो बना दिया कि ये कोविड हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पर व्यवस्थाओं के लिए नहीं सोचा। आज आप दोगुना निर्यात कर रहे हैं ऑक्सीजन का। ये कौन सी भल मनसाहत है इस देश की सरकार की कि हम दूसरे के घर में उजाला करने चल दिए, अपने घर में अंधेरा करके अपने लोगों को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। ऑक्सीजन कहां पर है, किस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अब तो पीपीई किट, ऑक्सीमीटर की भी जो है किस तरीके से रेट 2 गुने 3 गुने 4 गुने हो गए, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। किस तरीके से लखनऊ के तालकटोरा में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी और लाइन लगी रही, वहां पर जो टोकन बट रहे थे, एक टोकन पर कौन लोग 200 रुपए की वसूली कर रहे थे, इसको भी देखने का काम करना चाहिए। प्रियंका जी ने परसों ही कहा था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार जी ने भी कहा था, और हमने सरकार से मांग की थी कि ये रेफरल पर्ची जो है ये प्रशासन की प्रक्रिया को जटिल बनाएगा और मरीज जो है मौत के मुंह में जाएगा। आज आपने एक फरमान तो वापस लिया और दूसरा फरमान आपने फिर जारी कर दिया। जब आपके अस्पताल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, तो मरीज आखिर जाएगा कहाँ जाएगा? आप उसके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर रहे हैं कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर घर में नहीं ले सकता। 30-30, 40-40 हजार का ऑक्सीजन सिलेंडर, गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। ये संक्रमण काल है। इस संक्रमण और संकट के काल को जिन लोगों ने उत्सव काल कहा था, आज वो लोग सोच लें कि किस तरीके की अव्यवस्था है, कुप्रबंधन है। जब प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये स्थिति है तो उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों की क्या होगी? देश के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, चाहे जांच की हो,
चाहे आरटीपीसीआर की हो, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की हो या दवाएं उपलब्ध कराने की हो, इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त शक्तियां केंद्र सरकार के अधीन है। केवल क्या आप जनता से जुर्माना वसूलने का काम करेंगे? जनता के जन कल्याण के लिए, उसके जीवन की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे? कांग्रेस सरकार को हर कदम पर सहयोग देने के लिए तैयार है। हमारा वैचारिक विरोध था, है और रहेगा हमेशा भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन देश जब संकट में है तो उनको सुझाव और सलाह को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो हमारे पास संसाधन है, अगर उनका सदुपयोग हो जाए तो निश्चित रूप से हम संक्रमण की दर को और मौत की दर को और नियंत्रित कर सकते हैं। आज हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ पर भी बहुत लोड है। अगर हमने इन 7 सालों में जो स्थितियां रही हैं, 4 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है, आप देखिए कि हमारे पीएचसी सीएचसी में 45,000 डॉक्टरों का अभाव है। जिला हॉस्पिटल्स में 5,000 डॉक्टरों की कमी है। अगर सरकार ने इन व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से अगर कर लिया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती जो कहा जा रहा है कि हमको कुछ नहीं पता था, ये प्राकृतिक आपदा है। जब देश के चिकित्सा वैज्ञानिक, चिकित्सक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जैसे लोग ये कह रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, उसके बाद सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी रही। कहाँ गई टीम 11? कहाँ गया उसकी तैयारी? सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने तो वैक्सीन आते ही कह दिया कि हमने पेंडेमिक का एंड पेंडेमिक अब हो गया, और सरकार शिथिलता बरतने लगी। जब सरकार शिथिल हुई तो आम जनमानस भी शिथिल हुआ। हम सब की प्रदीप जी जिम्मेदारी है, हम सब इस संकट का सामना मिलजुल कर करें। आपकी बात हो गई, आपने पूरी बात अपनी रख लिया है। हम रुक करके जरा शशांक जी का। शशांक जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आप अपनी बात कर सकते हैं। आवाज आ रही है प्रदीप जी मेरी? आवाज आ रही है। मैं तो प्रदीप जी यही कहूंगा कि 1 साल पुरानी ये महामारी की समस्या है और 1 साल के अनुभव का हमने कोई लाभ नहीं उठा पाए जो हम उठा सकते थे। कि हमने जो कोविड के अस्पताल बनाए थे, गुलेरिया साहब लगातार कह रहे थे कि सेकंड वेव आएगी, सेकंड वेव आएगी, लेकिन जितने भी अस्पताल बनाए गए वो सब ब्रेक कर दिए गए। दूसरी चीज ये है कि ऑक्सीजन को लेकर अभी तमाम बातें आई कि साहब एक्सपोर्ट भी डबल हो गया, वो भी एक सोचने की बात है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो और अब तो सुप्रीम कोर्ट, 4 जगह से जब ये आवाजें उठ रही हैं, दक्षिण भारत के भी हाई कोर्ट इस तरह की बात को उठा रहे हैं, तो इसमें लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार एक किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में है और एक के बाद एक स्टेप जो समस्या आ रही उस हिसाब से उठा रही है। तैयारियां नहीं हो पा रही है। केवल 8% ऑक्सीजन की जरूरत मेडिकल लाइन में होती है, 92% इंडस्ट्रियल यूज है। आप जब देश को इमरजेंसी आप मानते हो कि आपने पहले से एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये महामारी आप खुद मान रहे हो कि महामारी है, तो कौन सी आफत आ रही थी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रुक जाता। ऑक्सीजन ज्यादा जरूरी है। आप ही कहते हो कि जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। तो जान तो पहले है ना, तो पहले जान है। आप ऑक्सीजन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आप रोक सकते थे। जो काम अब किया गया है, यही काम अगर 10 दिन पहले भी संभव था, क्योंकि वेव तो स्टार्ट हो चुकी थी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए लग रहा है, अभी आपने एक ब्रेकिंग न्यूज दी कि सीएमओ के रेफरल की जरूरत नहीं है और ऑक्सीजन, एक दूसरी तरफ गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया कि साथ इंडिविजुअल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अब मेरे को ये बताइए कि होम आइसोलेशन जो है वो आपके मेडिकल प्रोटोकॉल में है, इमरजेंसी बता के नहीं आती है। आदमी अगर रख रहा है, आइसोलेशन में है और ऑक्सीजन रखना चाह रहा है, तो आप अब प्राइवेट आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ये ऐसे कंफ्यूजिंग, बहुत ही कंफ्यूज करने वाले। जी, आपने सबसे बढ़िया सवाल उठाया। ये बात मैं आरती लाल चंदानी जी से पूछना चाहूंगा। आरती लाल चंदानी जी, आप कह रही है कि सरकार सब ठीक कर रही है, व्यवस्था सारी ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हम भी कर रहे हैं। सवाल ये उठा, शशांक जी भी सवाल उठा रहे हैं कि अब अगर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे? और आपको पता है आरती लाल चंदानी जी, आप तो पूर्व अध्यक्ष रही हैं एमए की, आईएमए की, कि आजकल हर घर होम आइसोलेशन हो गया है, हर घर में एक आदमी बीमार है। नहीं, ये बात सही है और होम आइसोलेशन से मना नहीं कर रही सरकार।
और मैं तो खैर कार्डियोलॉजिस्ट भी हूँ, क्रिटिकल केयर की पहली डॉक्टर हूँ यहाँ पे, पहली लेडी कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। और मेरे पास 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है, प्रोफेसर भी रही, मेडिसिन में भी जी जी प्रोफेसर रही। बिल्कुल और बिल्कुल। क्रिटिकल केयर का ही काम था। कोरोना में लास्ट ईयर में प्रिंसिपल थी जब शुरुआत हुई, नहीं वो सब ठीक है, मेडिकल कॉलेज में, डिग्रियों से हम GHVM। सब अच्छा, आपकी डिग्रियों से हम आपका सब परिचित सवाल हैं। जो है, जी तो ये बात है कि एक आदमी का मानव अधिकार है कि वो अपने लिए हर इंतजाम घर में करे अपने बचाव के लिए। नहीं आप ये बताइए, आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि नहीं कि आजकल करीब करीब हर दूसरा तीसरा घर में होम आइसोलेशन है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिली तो सब अस्पताल की ओर दौड़ेंगे। हाँ, और अस्पताल में हम इतना अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। और ये मेरे को ये कौन सा ये लॉ आ गया है या क्या ये कौन सा ऑर्डर आया है, ये देखना पड़ेगा। मैं नहीं ये समझ पा रही थी जी ये कौन सा ऑर्डर है, क्योंकि मैं स्वयं ही, मैं नारायणा मेडिकल कॉलेज जहाँ डीन हुआ, 300 की जगह 400 भर्ती हो गए। सबसे कह रही हूँ घर में इलाज करो, घर में ऑक्सीजन लगाओ, घर जी में काम करो, घर में रखो, मत लाओ, जी क्योंकि बहुत ज्यादा लोड हो गया है। मैन पावर भी क्रैश कर रहा है, थक रहा है, सारे रिसोर्सेज क्रैश कर रहे हैं, और बहुत जी बड़ा एक्सप्लोजन और हो रहा है। हर बार आरती लाल चंदानी जी, हर बार आम आदमी को दोष देना कि आम आदमी ने जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके रख लिया है। उन अस्पतालों का क्या कहेंगी, उन प्राइवेट अस्पतालों का क्या कहेंगी जो राजनेताओं के हैं और जिन्होंने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन इकट्ठा करके रखी है? हाँ, तो अब तो खैर सब बाहर निकल के आ रहा होगा क्योंकि जरूरत के हिसाब से, पर होर्डिंग इस टाइम इतनी एसेंशियल लाइफ सर्विस की चीज जो है वो उसमें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, और ये लॉ से हो सकता है उनके लिए एप्लीकेबल ज्यादा हो जो इस तरह की होर्डिंग कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा पाप है, बहुत गलत है, नेशनल बहुत सुप्रीम कोर्ट ने, अनएथिकल है, कानून से भी गलत है, बहुत बहुत ही गलत। हाई कोर्ट ने इसको नेशनल कैलामिटी कहा है और कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है। तो क्या राष्ट्रीय आपदा इसी तरह से निपटी जाती है? क्या राष्ट्रीय आपदा है? हाँ, ये राष्ट्रीय आपदा में इसी तरीके के इंतजाम किए जाते हैं कि सारी चीजें झोंक दी जाती हैं? नहीं, ये तो देखिए दिन रात हमारे नेता, हमारे प्रशासन, सब लोग लगे हैं, सो नहीं रहे, रात दिन काम कर रहे हैं। और क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी, नेता सो नहीं, डॉक्टर आरती लाल, पॉलिसीज बनते हैं, बिगड़ते हैं, मॉडिफाई होंगे, चेंज होंगे, तो और कुछ नया आएगा। डॉक्टर आरती लाल चंदानी जी, आप कह रहे हैं कि नेता दिन रात काम कर रहे हैं, एग्री कर रहा हूं आपसे। मुख्यमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद भी 24 घंटे काम कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि नासिक 2 जगह मध्य प्रदेश में 22 लोग ऑक्सीजन से मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली उनको, और दूसरी जगह भी करीब 24 लोग मर गए जिन ऑक्सीजन नहीं मिली। क्या कहेंगे इसको? लखनऊ में भी ऑक्सीजन की कमी हुई, तमाम लोग मर गए। जो नासिक में हुआ, नासिक में तो प्योरली एक्सीडेंट था। हाँ, ये जरूर है, जहां लिंडे के इतने बड़े बड़े ऑक्सीजन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्लांट हैं, और ये करीब 10,000 लीटर कैपेसिटी का लग रहा था वो, वहां पर हैवी सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, क्योंकि वहां तो अगर एक तीली जला दो, वहां सिगरेट कोई जला दे और आसपास में कोई ऐसी हरकत करे या कोई टैंपर करे, कोई खेले। हमने भी यहाँ 3 लगाए, तो जब तक सिक्योरिटी हैवी नहीं करी, लोग वहां पे रहने लग गए, चूल्हा जला के खिचड़ी पकाने लग गए, कपड़े सुखाने लग गए। तो ये चीजें फिर हमने हैवी सिक्योरिटी रखी और घेरा बना के, एक्सीडेंट था, सब एक्सीडेंट था। नासिक में 22 लोग मर गए, मध्य प्रदेश में 22 लोग ऑक्सीजन से मर गए, लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी हो गई, कई लोगों ने दम तोड़ दिया। क्या कहेंगे इसको? नहीं, ये तो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि इतना ऑक्सीजन स्टोरेज कोई भी हॉस्पिटल कभी एंटीसिपेट करके रख ही नहीं सकता था। इतने सिलेंडर कौन, आज हमारे जो है एक दिन में 400 500 सिलेंडर निकल के आ रहे हैं, तो इतना कौन रखता कि सिलेंडर रिफिल के लिए तो होना चाहिए। तो वो तो एक्सपेक्टेड नहीं था, अब हम लोग सीख रहे हैं, कर रहे हैं। आप लोग 40 साल से काम कर रहे हैं, और आप लोग ने 1920 की वो देखी थी, महामारी देखी थी। हमारे पास इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हम अनुमान नहीं लगा।
नहीं नहीं, इस तरह का नहीं था, पिछला वाला इस तरह का नहीं था, नहीं अनुमान लगा, वर्ल्ड में नहीं अनुमान लगा। आपने देखा यूरोप, अमेरिका, ब्राजील, स्पेन जैसी ऐसी कंट्रीज, यूरोप में, चाइना में लाशों की लाइन लगकर सड़कों पे आ गए, लोग मर रहे, हॉस्पिटल्स की क्या हाल थे, लेकिन वहां पर इस तरह के आपस में कोई नहीं भिड़ते थे। सेकंड वेव, सुन लीजिए, सवाल सुनिए, चाइना में सेकंड वेव पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, इसको क्या कहेंगे? नहीं नहीं, चाइना में तो, चाइना तो हर बात दबाते, आपको पता ही नहीं लग रहा वहां क्या है, यहाँ तो सब पता लग रहा है, सब ओपन मामला, आपको पता नहीं लग रहा वहां क्या। वहां पर जो दोबारा हुआ, लोगों को बंद कर दिया, कई जगह बंद कर करके गोली मार दिया गया मरीजों को, कि ताकि बाहर ना निकले बात, और आपको मालूम है बाहर नहीं निकलने दे रहे थे, वैसे भी जेल की तरह से सील कर दिया, बिना खाना पानी। तो चाइना की तो बात ही मत करिए, चाइना हम लोग की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, और ये आपने देखा, अगर पिक्चर्स देखे न्यूयॉर्क में, इवन कैलिफोर्निया तक आ गया, हर सिटी में अमेरिका के, ये तो पहले वेव में जो हुआ, सेकेंड वेव में भी हुआ, और अभी फिर वहां फिर शुरू हो रहा है। और यूरोप में आपने देखा 2 बार आया, 3 बार आया, उन्होंने क्या प्रेपरेशन किया, उनके चंदानी जी, हम आपकी इस बात पे कैसे एतबार करें कि वहां से खबर नहीं आ रही है? आप तो ये तो ब्लाइंड है ना। दुनिया में जो बाकी के सारे विश्व में पेपर छाप रहे हैं, वो कह रहे हैं कि चाइना ने अच्छी तरीके से इसको कंट्रोल किया है, सेकेंड वेव का वहां पर कोई ज्यादा खास असर नहीं हुआ है। आपके पास आएंगे दोबारा से, रुक करेंगे। शबनम पांडे जी, क्या लगता है कि हम लोग इसका अनुमान लगाने में फेल्योर साबित हुए? लालचंदानी जी की बातों से सहमत हूँ कि देखिए, ये एक ऐसा वेव था, अगर किसी देश ने इसका अनुमान लगाया होता तो हम जरूर मानते कि हमारा फेलियर है, पर हर देश में, चाहे वो शक्तिशाली देश हो या गरीब देश हो या अमीर देश हो, हर देश में इसकी मार बहुत जोर शोर से पड़ी। और चाइना में अगर देखा जाए तो चाइना की खबरें चाइना के बाहर छन छन के आती हैं, बहुत कम आती हैं, और उसको पूरी तरीके से एक तरीके से। शबनम पांडे जी, हम चाइना की बात छोड़ दें, हम देश की बात करें। जिस तरीके से 6 हाई कोर्ट ने, एक सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के कहा है कि ये बहुत दर्दनाक है, बेड नहीं मिल रहा है, दवा की सप्लाई नहीं है, रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगी? क्या हाई कोर्ट भी गलत कह रहा है? सुप्रीम नहीं, मैं कहीं भी ये नहीं कह रही कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गलत कह रहा है, क्योंकि इस बात से हम कहीं भी इनकार नहीं कर सकते कि इस कोरोना के संक्रमण का दर बहुत ही ऊंचा है। करीबन ऐसा सुनने में आया, पहले 30% अगर था तो आज 70% के करीब है। अचानक मरीजों की तादाद बाढ़ की तरह बढ़ती चली गई। अगर उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण लें तो 10 माह में उत्तर प्रदेश में आईसीयू की संख्या जो है 333% बढ़ी है, और वेंटिलेटर की 225% बढ़ी है। क्या इसी तादाद में 70 साल तक अगर काम किया गया होता तो भी शायद मुझे लगता है कि आज देश में कहीं ना कहीं फिर भी कमियां होती, पर इस तीव्रता के साथ 70 सालों में किसी महामारी की तैयारी देश में ना हुई थी जितनी कि आज 1 साल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और तमाम सरकारों ने किया। देखिए, अगर फेलियर है तो सभी सरकारों की फिर तो फेलियर है। अभी जावेद जी लंबा भाषण दिया, उन्होंने बहुत लंबे समय तक बोला, पर आप देखिए उन्होंने एक बार भी महाराष्ट्र की चर्चा भी नहीं की। तो जितने उपदेश है, जितनी सजेशन है वो अन्य सरकारों को देंगे, पर जहाँ भी इनकी सरकार है वहाँ की चर्चा करने में ये घबराते। इन्होंने एक बार महाराष्ट्र का नाम भी नहीं लिया। मैं तो ये कह रही हूँ, आज राजनीति करने का समय नहीं है। ना मैं महाराष्ट्र पे दोषारोपण कर रही हूँ, न दिल्ली पे, न राजस्थान में, न उत्तर प्रदेश पे। सामूहिक जिम्मेदारी आज सभी सरकारों की। मेडिकल फील्ड में जो भी डेवलपमेंट हुआ, मेडिकल फील्ड में, मेडिकल एजुकेशन में जो भी डेवलपमेंट हुआ 2014 के बाद, 2014 देखिए जिस तरीके से जब इन पे उंगली उठती है ये लगातार बोलते रहे। मैंने एक शब्द नहीं बोला,
ब्रजेश जब पाठक जी के हम पत्र इन पर पे उंगली उंगली उठाओ, उठा अगर देंगे ब्रजेश तो पाठक जी ये का पत्र महाराष्ट्र गलत है, छोड़कर राजस्थान छोड़कर मंडल से इन सब पे बर्खास्त चर्चा कीजिए। करेंगे। आपके ये विधायक इस मिर्जापुर के महामारी लोग के जाकर समय दूसरा पे भी जगह राजनीतिक जमीन तो ढूंढ उनको रहे हैं। पार्टी से पर मैं बर्खास्त कह कीजिए। रही हूँ सीएम इस वक्त हेल्पलाइन जनता से, के लिए सीएम एकजुट हेल्पलाइन होइए। के नंबर जो से सरकारों ने व्यवस्था की है उस तरीके व्यवस्थाओं को तरीके और से चाक दुर्व्यवहार चौबंद हुआ, करने में ये आपको नहीं जनता दिखाई की दिया। सहभागिता के साथ हमारे आरोप विपक्षियों की नहीं, भी सहभागिता होनी चाहिए। पर विपक्षी जवाब अपने देने की प्रदेश स्थिति में में तो नहीं है। किस खत्म तरीके कर रहे से हैं, सब चौपट कर रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में भी काम करने वाले सरकारों पे केवल दोषारोप कर रहे हैं। हम लोग आज सुबह से लेकर रात तक लगातार लंबे समय से केवल जनता के साथ जुड़े, जनता की समस्याओं को सुन के जितना संभव हो रहा कर रहे हैं। और दूसरी बात, आप खूब उंगली उठाइए हम जी पर, मैं ये भी लेकिन कहना आप चाहती हूँ जवाबदेही और जो जिम्मेदारी ये से खबर आ रही थी कि होम आइसोलेशन वालों को सिलेंडर नहीं मिलेगा, ये खबर गलत है। आपकी खबर जिम्मेदारी ये है कि और होम जवाबदेही आइसोलेशन बनी वाले रहेगी। अगर सिलेंडर जनता लेना ने चाहते जनकल्याण हैं के लिए तो सत्ता दी उन्हें थी अपने आपको, डॉक्टर का आपको एक लूटने के लिए प्रिस्क्रिप्शन सत्ता चाहिए नहीं दी होगा थी। और साथ में उनका आधार कार्ड चाहिए होगा, ताकि गलत तरीके से प्राइवेट तरीके से कोई होर्डिंग ना करे। इसलिए उन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन और उनके आधार कार्ड के साथ जाने पे उन्हें सिलेंडर मिलेगा। तो ये खबर गलत है कि होम आइसोलेशन वालों को सिलेंडर नहीं व्यवस्था मिलेगा। करो, भीख मांग के लाओ, ये है सरकार का काला चिट्ठा। जावेद जी, ये भाषण का मंच नहीं है कि जब कोई बोले तो आप यहाँ पर रोकना चाहूंगा आपको। एक बड़ी खबर आ रही बहराइच से, एक बड़ी खबर आ रही है जहां बच्चों को मौत के मुंह में झोंक रहे हैं सीएमओ। बहराइच के सीएमओ हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल को भी नहीं दे रहे ऑक्सीजन। हिंदुस्तान इंडिया हॉस्पिटल में 50 बच्चों की हालत गंभीर है। सीएमओ के आगे ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाता रहा डॉक्टर। बहराइच की खबर आपको बता रहे हैं जहां ऑक्सीजन के लिए अस्पताल प्रबंधन परेशान है, लेकिन जो सीएमओ हैं वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 2 घंटे में ऑक्सीजन नहीं मिली तो बच्चों की जान चली जा सकती है। वेंटिलेटर पर मौजूद बच्चों को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है, लेकिन जो सीएमओ हैं वो कोई मदद नहीं कर रहे। बहराइच की खबर आपको बता रहे हैं, सुबह से ऑक्सीजन के लिए हॉस्पिटल प्रबंधन परेशान है, लेकिन सीएमओ ऑक्सीजन की कालाबाजारी में जुड़े हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। सीएमओ को लिखित देने के बावजूद भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही हॉस्पिटल को। सीएम योगी के आदेश की लगातार धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं जो सीएमओ हैं। बहराइच का ये पूरा मामला है जहां बच्चों को मौत के मुंह में झोंकते नजर आ रहे हैं बहराइच के सीएमओ। प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोई सप्लाई नहीं। हिंदुस्तान इंडिया हॉस्पिटल में 50 बच्चों की हालत इस वक्त गंभीर बनी हुई है। बहराइच की खबर आपको बता रहे हैं जहां 2 घंटे में ऑक्सीजन अगर नहीं मिलती तो बच्चों की जान जा सकती है, लेकिन सीएमओ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हॉस्पिटल प्रबंधन लगातार परेशान। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये नवजात बच्चे हैं जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, जिनके पास ऑक्सीजन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन जो सीएमओ है वो कोई भी संज्ञान में नहीं ले रहे। हॉस्पिटल प्रबंधन जो है, अस्पताल प्रबंधन लगातार गिड़गिड़ा रहा है सीएमओ के सामने, लेकिन सीएमओ नजरअंदाज कर रहे हैं और बच्चों की जान जो है वो जोखिम में है। अच्छा, बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, ऑक्सीजन की किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो आपने देखा सीएमओ का रवैया कैमरे में कैद हुआ कि ऑक्सीजन की किल्लत पूरे प्रदेश में है। जहां एक तरफ सरकार कह रही है जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत होगी तो वहां ऑक्सीजन की सप्लाई करी जाएगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही नवजात बच्चों की जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तस्वीरें आप देख सकते हैं नवजात शिशुओं की जो ऑक्सीजन न मिलने के कारण अपनी जान जोखिम में डाले हुए हैं। और जो वहां के सीएमओ हैं बहराइच के, वो बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे। हॉस्पिटल प्रबंधन गिड़गिड़ा रहा है, परेशान है, लेकिन सीएमओ साहब को कोई फुर्सत नहीं। अच्छा, बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, ऑक्सीजन की किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो आपने देखा सीएमओ का रवैया, किस तरह से उन्होंने
कैमरे पे बोले और तुरंत गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया। और इसी खबर पर शकील अहमद हमारे संवाददाता बहराइच से जुड़ गए हैं। शकील, कितना गंभीर मामला है ये? क्या अब तक ऑक्सीजन की मदद मिल पाई है? कोई उम्मीद है उनको ऑक्सीजन पहुंचेगी? ऑक्सीजन के लिए वो सुबह से गिड़गिड़ा रहे हैं, लोगों से गिड़गिड़ा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन कोई सुनने के तैयार नहीं है। और सीएमओ अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, बहराइच में जितनी मौतें हो रही हैं ज्यादातर ऑक्सीजन से हो रही हैं। शकील, क्या हॉस्पिटल प्रबंधन ने इसकी शिकायत क्या शासन स्तर पर की है या फिर कहीं और से ऑक्सीजन मांगने की कोशिश की जिससे जो बच्चे हैं उनकी जान बचाई जा सके? उन्होंने जिलाधिकारी से भी बात की है, सभी से वार्ता की है गयास ने, लेकिन वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अभी कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सीएमओ से बात करने पर सीएमओ तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं हमको अपने लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन है तो रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर है तो ऑक्सीजन नहीं है। जी, क्या हॉस्पिटल प्रबंधन जो है वो उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग है उसने संपर्क करने की कोशिश की कि ताकि मदद मिल सके, इन नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सके? फोन कोई नहीं उठा रहा है। फोन सबसे कांटेक्ट करने की कोशिश की गई है उन्होंने, प्रबंधक ने, लेकिन कोई फोन नहीं उठाने को तैयार है, ना उनकी कोई सुनने को तैयार है। जी, पहले जो भी होता है बोल देते हैं सीएमओ से बात करिए, सीएमओ से बात करिए। जी हाँ जी। तो इस तरीके शकील, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार जो डॉक्टर प्रबंधन है वहां का, वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं उनको भी सुन लेते हैं। अच्छा, बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत? बाकी O2 वार्बर पे है बच्चे, 26 बच्चे भर्ती हैं। मैं रात से ही सीएमओ साहब से फ़ोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। रात को 20 सिलेंडर इन्होंने दिया था, सुबह के लिए तक पूरा हो गया। अभी सुबह से फिर मैं आया हूँ, तब से अभी तक का मुझे 1 सिलेंडर के लिए साइन करने। और हमारे साथ बहराइच के सीएमओ जुड़ गए हैं, राजेश मोहन जी। बहराइच की तस्वीरें इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर जो बच्चे हैं हॉस्पिटल के, वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। क्या उनको ऑक्सीजन अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई? क्या कोशिश में कमी रह गई? राजेश मोहन जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बहराइच की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। आपने देखा, जहां मैंने सवाल किया सीएमओ साहब ने अपना फोन काट दिया है और लगातार ये कहा जाता है कि हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाते हैं कि आपको कोई समस्या आप कॉल कीजिए, लेकिन आपने देखा हमने फोन मिलाया। हाँ, किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है। और आप देख रहे हैं सीएमओ साहब का रवैया, किस तरह से वो बात करते हैं और किस तरह से गेट बंद कर लेते हैं। अभी हमने फोन मिलाया और फोन में सवाल सुनने के बाद उन्होंने तुरंत फोन काट दिया। तो लगातार एक लचर रवैया, एक बेहद शर्मनाक। ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है। आपको दिखा रहे हैं जहां शासन प्रशासन ये दावे कर रहा है, हेल्पलाइन नंबर जारी करता है। अच्छा, बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है। तो आपने देखा किस तरह सीएमओ का रवैया। एक बार फिर से हम डॉक्टर की बात सुन लेते हैं, डॉक्टर का क्या कहना है पूरे मामले पर। पूरे उत्तर प्रदेश में है। बाकी O2 वार्बर पे है बच्चे, 26 बच्चे भर्ती हैं। मैं रात से ही सीएमओ साहब से फ़ोन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। रात को 20 सिलेंडर इन्होंने दिया था, सुबह के लिए तक पूरा हो गया। अभी सुबह से फिर मैं आया हूँ, तब से अभी तक का मुझे 1 सिलेंडर के लिए साइन करने के लिए नहीं दे रहे हैं। कभी फाइल मांगे, फाइल दिया, फिर उसके बाद बोले लिस्ट लेके आओ, लिस्ट ले आया। गार्जियनों का एक नंबर दिया हूँ, डिटेल दिया हूँ। मैं जो अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी मैंने कहा सर आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद में मुझे कर दीजिए, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर दीजिए। 2 घंटे का मेरे पास में और ऑक्सीजन बचा हुआ है, सिलेंडर 2 लगे हुए हैं, वो खत्म हो जाएंगे। एक बार फिर से सीएमओ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहराइच की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर जो बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, कब तक ऑक्सीजन पहुंचेगी ताकि उनकी जान बचाई जा सके? एक बार फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया। राजेश जी, ऑक्सीजन की कमी है बहराइच के हॉस्पिटल में, कब तक पहुंच पाएगी ताकि बच्चों की जान बचाई जा सके? तो आपने देखा एक बार फिर से जहां सवाल हम करते हैं और वो फोन काट देते हैं, इसका मतलब उनको इस खबर का पूरा संज्ञान है। जहां बच्चों की बात कर रहे हैं, उनकी ऑक्सीजन की कमी की बात करते हैं, वो तुरंत फोन काट देते हैं। कल रात में मैंने 20 सिलेंडर दिला दिए हैं बच्चों के अस्पताल, कम हो चुके हैं सर। वो देखिए सर, अगर ऐसी कोई त्रासदी आ जाती है, किसी एक भी बच्चे की जान जाती है। हमने 2 डॉक्टरों। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो सीएमओ साहब हैं
बिल्कुल गाड़ी का गेट बंद कर लेते हैं और बात तक करते नजर नहीं आते। सहायता तो दूर की बात है, रवैया देखिए आप कैमरे पर किस तरह से वो बात कर रहे हैं। अच्छा, बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, किल्लत पूरे कोई संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही इस वक्त जहां इस तरह से महामारी। बहराइच में क्या ऑक्सीजन की किल्लत है? हाँ, किल्लत पूरे उत्तर प्रदेश में है। जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब का रवैया एक तानाशाह वाला रवैया है। आपको बता दें के न्यूज के सवालों से बहराइच के सीएमओ ने कन्नी काट ली है। 2 बार फोन मिलाया, दोनों बार उन्होंने फोन काट दिया है। बहराइच की पूरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त जो नवजात शिशु हैं वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन सीएमओ साहब का रवैया बड़ा ही शर्मनाक है। 2 बार हमने फोन करके बात करने की कोशिश की, जैसे ही सवाल किया जाता है वो फोन काट देते हैं, दोबारा फिर मिलाया जाता है फोन, फिर सवाल करते हैं, फिर फोन काट देते हैं। तो आप देख सकते हैं सूबे के जो अधिकारी हैं उनका रवैया। और सरकार ये दावे करती है कि फोन नंबर जारी करती, हेल्पलाइन नंबर जारी करती, लेकिन हेल्पलाइन नंबर का कोई फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा। अस्पताल प्रबंधन गिड़गिड़ा रहा है सीएमओ के सामने, डीएम भी कोई मदद नहीं कर रहे और जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए उनसे भी फोन नहीं रिसीव किया जा रहा। बहराइच की पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं। सीएमओ राजेश मोहन श्रीवास्तव बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन परेशान है, नवजात शिशुओं की जान जोखिम में है, लेकिन सीएमओ साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वापस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसी सवाल के साथ हम बीजेपी की शबनम पांडे के पास आएंगे। शबनम जी, अभी तस्वीरें देखी जो सीएमओ हैं बहराइच के, उनका ये शर्मनाक रवैया नजर आ रहा है, जहां हॉस्पिटल में नवजात शिशुओं की जान अधर में है, लेकिन सीएमओ साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को कहना कि किसी अधिकारी या किसी नेता या किसी मंत्री या किसी पे भी हम ये दोषारोपण करें कि उसे फर्क नहीं पड़ता, तो इससे मैं मानती नहीं हूँ। शबनम जी, हमने 2 बार फोन मिलाया, जहां ये सवाल किया, सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया जाता है, फिर से फोन मिलाया जाता है, फिर से सवाल दोहराया जाता है और वो फोन काट देते हैं। उनको इस घटना की जानकारी है कि बच्चों की जान अधर में, लेकिन मदद नहीं कर रहे। क्या ये रवैया ठीक है अधिकारियों का? नहीं काटना चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूँ कि उन्हें फोन नहीं काटना चाहिए। जो वस्तु स्थिति है उस पर नहीं ऐसा है ना, वो चैनल में इतनी बड़ी क्राइसिस में वो चैनल में डिबेट में नहीं पार्ट लेंगे, वो मैनेज कर रहे होंगे जरूर। वो यहाँ पे फोन काट के मैनेज कर रहे होंगे। ये हेल्पलाइन की तरह आपने नहीं यूज किया, तो आप कह रहे हैं हेल्पलाइन नहीं है। और साथ ही साथ वो ये बात भी कह रहे हैं शबनम जी कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, और जहां एक तरफ सरकार से बात की जाती है वो कहती है हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं जहां पर इमरजेंसी की जरूरत है। वो अभी इसमें आते एक दूसरे पे दोनों आरोप कर रहे हैं। शासन प्रशासन पे बोलता है, प्रशासन शासन पे बोलता है। आखिर हम किसकी बात को सही माने? फोन काट के वो अपने काम में लगे, वो किसी तरह ये क्राइसिस को दूर करने में लगे होंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इंसान है, वो डॉक्टर है, उनको अपॉइंट किया गया सीएमओ, उनमें बहुत सारी अच्छाई होगी। डॉक्टर आरती जी, वो आप ठीक कह रहे हैं, फोन काट रहे हैं, लेकिन अगर बात करें वो इस तरह का बयान दे रहे हैं कि सुबह में ऑक्सीजन ही नहीं है। ये कैसा बयान है? ये तो गैर जिम्मेदाराना बयान है। मेरिट पे बनते हैं, हर सीएमओ मेरिट पे बने हैं, और उनको अगर सेलेक्ट किया गया है तो बहुत लायक होंगे, बहुत काबिल। तो आप उनके इस रवैये से इत्तेफाक रखती हैं, आप स्वीकारती हैं? ठीक है रवैया, जिस तरह से उन गाड़ी में बैठे और गाड़ी का दरवाजा बंद कर लिया और इस तरह से बात कर रहे हैं, क्या उस रवैये को आप ठीक मानती हैं? संवेदनशील रवैया है ये? इस वक्त लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, ऐसा रवैया अपनाना चाहिए अधिकारियों की तरफ से? कैसा रवैया? डिबेट में नहीं आए ना, आपके चैनल में नहीं आए, बिल्कुल ठीक। क्या जी, चैनल पे आने की बात ही नहीं की जा रही। आपने कैमरे में देखा, सवाल किया जाता है सीएमओ साहब से, दरवाजा बंद कर लेते हैं गाड़ी का, फोन मिलाया जाता है, फोन काट देते हैं। तो ये रवैया आपको ठीक लग रहा है? हम ये पूछ रहे हैं आपसे। टीम के हेड है, बहुत गलत है सीएमओ को ऐसे कहना। जी बहुत आप खराब शब्दों में बोल रहे हैं, बहुत खराब टोन में
मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जी बुरा मुझे लग रहा है, जो नवजात शिशु हैं उनकी जान अधर में अटकी है, वो जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं और आप हमें दोष दे रहे हैं कि हम ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, हैरेस न करिए, उनकी बात सुनिए, और अभी उनका वक्त नहीं है इस तरह करने का। चलिए हम जावेद अहमद साहब के पास आते हैं। जावेद जी, कितना सहमत है ये जो रवैया है प्रशासन का? वो तो आप लोग बुरा भला कहने लगते हैं। रूप से ये जो सीएमओ साहब का रवैया है ये पूरे प्रदेश में है। बहराइच नहीं, लखनऊ के सीएमओ का भी यही हाल है, हर जनपद के सीएमओ का हाल है। जब सरकार ने सबके सीयूजी नंबर और हेल्पलाइन नंबर जारी किए, किस लिए किए? सीएमओ स्वास्थ्य सेवाओं का जनपद का प्रशासनिक प्रभारी है, अगर उससे कोई बात नहीं कर सकता है मरीज तो किससे करेगा? और जो लोग आज बचाव कर रहे हैं कि उनको डिबेट में नहीं आना चाहिए, वो पिछले वर्ष क्यों बार बार डिबेट में आ रहे थे? अपनी सेवाओं को छोड़कर, अपने उस समर्पण को छोड़कर जिसके लिए उनको नौकरी दी गई थी, वो उस समय हर चैनल पर क्यों दिखाई दे? जावेद जी, व्यक्तिगत आरोप आप किसी पे नहीं लगा सकते हैं, ऐसा आरोप किसी पे मत लगाइए। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन का रवैया ठीक है? तरीके से कवर फायर दिया जा रहा है। अरे जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का फोन सीएम नहीं उठा रहा है तो कल्पना करिए वो कैसे उठाएंगे? उनके हाथ में, वो अपने हाथ में कुछ रख ही नहीं रहे, इसलिए कि आपदा में गिद्ध भी होता है, खाली गौरैया नहीं होती है। गिद्धों ने इस आपदा में किस तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं दवाओं की, किस तरीके से। ये सवाल हम लेंगे शबनम जी से। शबनम जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था आपदा में अवसर, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उस आपदा में अवसर का गलत मतलब निकाला जा रहा है। चाहे वो सरकारी सुविधाओं की बात करें, चाहे वो एम्बुलेंस की बात करें, चाहे वो ऑक्सीजन की बात करें, चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात करें, इसको स्टॉक करते हैं, कालाबाजारी चल रही है, सिलेंडर 40-40 हजार रुपए में बेचा जा रहा है, बेड ज्यादा कीमतों में दिया जा रहा है। क्या नहीं लगता ये कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त नजर नहीं आ रहा? पत्रकार के साथ आम जनता के साथ उनका रवैया क्या होगा? शबनम जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। बुराई की क्या है? मैं कहती हूँ अच्छा किया, जाके काम कर रहा है। बड़ी आपदा में समय नहीं होता डॉक्टरों के पास, उनको हाँ ना में करना चाहिए। जावेद जी ये रोकना चाहूंगा, आरती जी आपको भी रोकना चाहूंगा। शबनम जी से हम सवाल कर रहे हैं, शबनम जी को अपनी बात कहने दीजिए। शबनम जी, जिस तरह से कालाबाजारी चल रही है इस पर अंकुश लगाने की जरूरत नहीं प्रशासन को? लगातार खबरें आ रही हैं, इंजेक्शन 20 गुना दाम में बेचा जा रहा है, चाहे सिलेंडर हो, बेड हो, एम्बुलेंस हो, सब जगह धांधली दलाली कालाबाजारी चल रही है। ये जी वापस आएंगे आपके पास, जावेद जी आपके पास भी वापस आएंगे। शबनम जी, आपसे सवाल है। पढ़ाना चाहिए जब वो जरूरी फोन उठाना, ये हेल्पलाइन नहीं है आपका, ये हेल्प के लिए नहीं है, आपने फोन लगाया और इतना बुरा आप बोल रहे हैं, बड़ा बुरा लग रहा है। देखिए आपका बहुत चैनल है, अच्छा चैनल है, इतना बुरा बोलना है डॉक्टर के लिए, बच्चे डॉक्टर साहब को हमने बुरा नहीं बोला, उनका जो रवैया है इतना शर्मनाक है, उसको हमने तस्वीरें दिखाई, उसके बारे में बोला है, हमने डॉक्टर्स को बुरा नहीं बोला है। आपको जरूरत इस टाइम डॉक्टरों की है। बिल्कुल, डॉक्टर हमारे भगवान है, डॉक्टर हमारी जरूरत है। डॉक्टर की तो पूरे देश को जरूरत है, हम डॉक्टर का सम्मान करते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं सीएमओ साहब, उनकी बात इस वक्त हम कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, डॉक्टर के प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। डॉक्टरों पे इल्जाम लगाएंगे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आरती जी, डॉक्टर पर इल्जाम नहीं लगाया जा रहा, हम डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वो भगवान के बराबर है हमारे लिए। अगर आप हमारे गवर्नमेंट नहीं करती, हमारे नेता नहीं करता, हमारी बात सुनता है। आप एक मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, ये अच्छी मेडिकल कॉलेज हमारे पास बीजेपी की गवर्नमेंट है, जब किसी की मौत होती तब बेड खाली होगा, उस समय मौत होने तक इंतजार करिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जिस डायरेक्टर ने प्रोग्राम को कह दिया कि ऑक्सीजन नहीं है, जी हम शशांक जी से सवाल करेंगे। शशांक जी, जिस तरह से इस वक्त जो जरूरी सुविधाएं हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, एम्बुलेंस हो, बेड हो, इंजेक्शन हो, उसमें कालाबाजारी चल रही, दलाली चल रही, क्या उसको लेकर कड़ा वो प्रशासन सख्ती नहीं कर सकती, उस पर अंकुश नहीं लगा सकती, ताकि ये कालाबाजारी जो है उसको तो आखिर रोके? सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए। जावेद जी आपको रोकना चाहेंगे हम। सवाल मेरा शशांक यादव जी से है। जावेद जी, दूसरों को मौका दीजिए, बाकी लोगों को भी जवाब देने दीजिए,
हमारा पैनल सबके लिए है। उसकी बुराई में सब लोग लग जाए, ये गलत बात है, बस बुरा लग रहा है। मैं भी हो सकती शशांक जी क्या कहना चाहेंगे? मुझे बुरा लगता अगर इस तरह कोई कहता। शशांक जी क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? कई बार बहुत मजबूरी आ जाती है, कोई हादसा हो जाता है, लोग मरते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। पायलट होता है, प्लेन चला रहा है, कौन चाहता है कि 300 सवारी बैठी है प्लेन में क्रैश कर जाए? वो जी जान लगा देता है कि प्लेन में सवारियों को सही सलामत पहुंचाए। यही डॉक्टर की हालत होती है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। सोचते हैं हमारे गाड़ी में, हमारे हवाई जहाज में हमारी जनता रहती है। जी बिल्कुल, डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, डॉक्टर पूरे देश की जरूरत है। लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से हमारी बात बहराइच के सीएमओ के लिए हो रही थी, जो उनका रवैया शर्मनाक है। उनको ऐसे वक्त में मदद करनी चाहिए। अगर सिलेंडर नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कराएं, ताकि जो शिशु हैं, नवजात शिशु, उनकी जान बचाई जा सके। किसी को अच्छा नहीं लगेगा। शशांक जी क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ अब आई आवाज जी, बताएं। शशांक जी, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, शासन दावे करता है कि हम बेड बढ़ा रहे हैं, हम ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें बहराइच से निकलकर सामने आई, कितना सहमत हैं? ये आपने अभी जो लाइव चलाया है वो तो पूरे प्रदेश की हालत है, उस पर बहुत ज्यादा बहस में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन शशांक जी, यहाँ पर नवजात शिशुओं का सवाल है, नवजात बच्चे हैं वहां पे। सरकार अपनी जिम्मेदारी से इसलिए नहीं बच पा रही। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ने पश्चिमी देशों का नाम लिया था कि बड़े बड़े देश है वो अपना संभाल नहीं पाए, लेकिन इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के कमजोर देशों का नाम नहीं दिया जिन्होंने इस चीज को कंट्रोल किया है। वियतनाम है, थाईलैंड है, मलेशिया है। और वहां सिर्फ इसलिए कंट्रोल किया था कि उन्होंने सेकेंड वेव के एक्सपेक्टेशन को माना था कि सेकेंड वेव आएगी। हमारे यहाँ भी कहा गया, हमारे यहाँ की सरकार ने नहीं माना। इन दक्षिण पूर्वी देशों में वहां की सरकारों ने सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाए, वहां के लोगों ने आपस में मास्किंग पर जोर दिया। हमारे यहाँ कहने के बावजूद ये कहा जा रहा है कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, और अब बड़े बड़े धार्मिक आयोजन और राजनीतिक कार्यक्रम लगातार जारी रहे हैं। मुझे तो आशंका है कि इन कार्यक्रमों का जो अब आने वाला जो फेज है वो और ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि मौजूदा समय में अगर आप पिछले एक हफ्ते का संक्रमण आप देखेंगे तो उत्तर बिल्कुल ये हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी बात बोली है कि आने वाले 15 से 20 दिन और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे शशांक जी आपसे, जो ये कालाबाजारी हो रही है एम्बुलेंस को लेके, ऑक्सीजन को लेकर, इसके लिए प्रशासन को सख्त नहीं होना चाहिए? लगातार खबरें आ रही हैं, कहीं 20,000 का सिलेंडर है, कभी 50,000 का बेड मिल रहा है, कभी एम्बुलेंस के लिए 20,000 वसूले जा रहे हैं। क्या इस पर शासन और प्रशासन को अंकुश नहीं लगाना चाहिए, सख्त कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? पर एक्शन हो जाता, एक एक्शन हो जाता तो पता लग जाता अगर जांच बैठ जाती। तो ये कालाबाजारी अगर एक बड़े नाम पर जब बड़ी मछली को पकड़ा जाता है तो छोटी मछली अपने आप हो जाती है। जब एक इतना सोशल मीडिया पे चल रहा है, एक कम से कम बयान आ जाता है कि इस बात की जांच होगी, 20 लाख रुपए में बेड दिया जा रहा है। बिल्कुल सत्ताधारी बिल्कुल विधायक, हमारी कोशिश रहेगी शासन इस पर ध्यान दे और लगातार जो चीजें हो रही उस पर अंकुश लगाए, ताकि जो आम आदमी है, जो मरीज है, उसको राहत मिल सके, आम आदमी को राहत मिले, कोरोना से इलाज मिल सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा के लिए। तो लगातार कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा